Okay. Today we are going to solve some numericals from the same chapter, that is Newton's laws of motion depending on connecting bodies. So here we have first numerical. A thief stole a box full of valuable articles of weight W. While carrying on his head, jumped down from a wall of height h. Okay. Before he reached ground, he experienced a load of. क्या है कि एक थीफ है जिसने कुछ वैल्यूएबल जो आर्टिकल्स है उसका एक बॉक्स उसके पास है जिसका वेट है W. ओके. अब उसको क्या करना है कि एक दीवार है जिसकी हाइट h है, उसके ऊपर से उसको कूदना है. सो वी हैव आस्क्ड हियर, बिफोर ही रीच द ग्राउंड ही एक्सपीरियंस अ लोड ऑफ. जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, आफ्टर ही जंप्ड आउट, जब तक वो ग्राउंड तक पहुंचेगा तो उसके ऊपर वो जो वेट है उस बॉक्स का, वो कितना वेट अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा. तो ये सपोज वो दीवार है ऑफ हाइट h और यहाँ से उसने सपोज जंप किया है. तो सपोज जब उसने जंप किया और बिफोर रीचिंग टू द ग्राउंड, बिफोर रीच टू ग्राउंड, वो यहाँ कहीं हवा में है सपोज. और हमें भी क्या पूछा है कि बिफोर ही रीच द ग्राउंड ही एक्सपीरियंस अ लोड ऑफ. उसके कंधे के ऊपर या फिर उसके सर के ऊपर जो भी कुछ वो बॉक्स का वेट है, ये उसका कितना वेट उसको एक्सपीरियंस होगा. तो ये एक काफ़ी सिंपल सवाल है. तो ये कंडीशन आती है फ्री फॉल की. जब कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है कि हमें हमारा जो वेट होता है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, और ये हमारे साथ जो भी चीज़ होगी हमारे कंधे पे, सर पे, उसका भी हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा. उसको कहा जाता है वेटलेसनेस कंडीशन. ओके. तो यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस फिर कितना होगा? ज़ीरो. दैट मीन्स ही एक्सपीरियंस ज़ीरो लोड ऑन हिज हेड बिफोर ही रीच द ग्राउंड. दूसरा सवाल क्या है? अ मैन इज हैंगिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस. अ मैन इज हैंगिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस which is kept in a lift. A lift is ascended with retardation. The spring balance will show in its reading increases, decreases, no change, change depending upon velocity. तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक लिफ्ट है जो असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, विथ रिटार्डेशन. मतलब क्या? विथ रिटार्डेशन मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है. निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. अब यहाँ पे एक कुछ स्प्रिंग वगैरह, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है. यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस सबको पता है क्या होता है. तो इस स्प्रिंग बैलेंस को एक कुछ वेट अटैच किया है, कुछ मास अटैच किया है. तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है द स्प्रिंग बैलेंस विल शो इन इट्स रीडिंग. तो उस स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा. मतलब जो भी ओरिजिनल मास है उससे ज़्यादा आएगा, कम आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, या फिर चेंज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी. तो इस केस में इसको भी हम लिफ्ट के एग्जांपल के थ्रू ऑलरेडी इसको भी हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इस मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD बनाते हैं. किसकी? इस मास की. इस मास का जो वेट होगा वो किस तरफ काम कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है. ओके. अब ये जो उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, वो नॉर्मल रिएक्शन किस फॉर्म में होगी इस केस में? तो ये स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में होगी. दैट इज स्प्रिंग फोर्स. आपको ये फॉर्मूला पता होगा स्प्रिंग फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस KX. ये कब आता है? ये स्प्रिंग जैसे एग्जाम्पल में आता है. तो सपोज ये जो उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी जो स्प्रिंग फोर्स के फॉर्म में होगी. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि लिफ्ट इज असेंड्स विथ रिटार्डेशन. ओके. तो यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा, मतलब लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी फिर. और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू वैलिड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की. दैट इज हम इस तरफ उस एक्सेलरेशन को दिखाएंगे. अब बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू ma. कितने फोर्स काम कर रहे हैं इसमें? दो. Fs इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो Fs माइनस mg इज इक्वल टू ma. ये हमारा स्यूडो फोर्स होता है. ओके. देयरफॉर Fs इज इक्वल टू, अब ये जो स्प्रिंग जो भी रीडिंग दिखाएगा वो उस मास का रीडिंग होगा. सो Fs इज इक्वल टू, उसको वहाँ पे भेज दो तो ma प्लस mg. सो Fs इज इक्वल टू m कॉमन a प्लस g. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जो
एक्सेलरेशन है उनकी क्या हुई है, यहाँ पे एडिशन हुई है। ma प्लस mg एडिशन होता है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो जो स्प्रिंग है वो हमें क्या दिखाएगा, उसका अपारेंट वेट इंक्रीज वेट दिखाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। द स्प्रिंग बैलेंस विल शो इट्स रीडिंग इंक्रीजेस। Okay, next is two objects x and y are thrown upward simultaneously with same speed. The mass of x is greater than that of y. The air exerts equal resistive force on two objects. Then which of the following option is correct? इस तरीके का एग्जाम्पल आई थिंक हमने पहले भी एक सॉल्व किया है और उसी मेथड के साथ इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, सपोज ये एक x ऑब्जेक्ट है और ये y ऑब्जेक्ट है, x और y। बोथ द ऑब्जेक्ट आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ एक ही स्पीड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया विथ वेलोसिटी u। ओके, द मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मास ऑफ y, मतलब यहाँ पे कंडीशन हमें दी है, कंडीशन क्या है, मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मास ऑफ y। ओके, इस कंडीशन, ये कंडीशन हमें यहाँ पे दी है। अब हम यहाँ पे अगर इसके लिए, इन दोनों बॉडीज़ के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर लगाएंगे तो उसका जो वेट होगा दोनों बॉडी का, इसका वेट आ जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, मीन्स mx मास ऑफ x इंटू ग्रेविटी, और इसका वेट आएगा मास ऑफ y इंटू ग्रेविटी। अगेन यहाँ पे कुछ एयर है, तो एयर क्या कर रही है, उस दोनों के ऊपर कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब ये ऊपर जाना चाहता है तो वो जो रेजिस्टिव एयर है या जो एयर द रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर है वो नीचे की तरफ उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो उसको हम मान लेते हैं F एयर। ओके, अब जिस फोर्स के साथ जो फोर्स इस x के ऊपर, वो x खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम मान लेते हैं Fx, और जो y एक्सपीरियंस करेगा खुद के ऊपर जब हम उसको थ्रो करेंगे तो उसको हम मान लेते हैं Fy। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब चलो इक्वेशन, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम लगाते हैं तो उसके बाद हम उसके इक्वेशंस लिखते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या आएंगे, देखो हम फोर्स को बैलेंस करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है Fx ये ऊपर की तरफ है, ओके, इज इक्वल टू F एयर, और वेट भी एक तरह का फोर्स होता है, ये दोनों नीचे की तरफ है, सो F एयर प्लस वेट कितना है mx इंटू जी, ये x के लिए। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली Fy इज इक्वल टू F एयर, ये तो दोनों के ऊपर सेम है, प्लस my इंटू जी। ये हमें दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल गए। अब हम क्या करेंगे, Fx और Fy, यहाँ पे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसके लिए मैं Fx के जगह लिखूंगा mx, a उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसको मैं लिखूंगा ax इज इक्वल टू, दिस साइड विल बी द सेम, एंड सिमिलरली फॉर Fy my ay इज इक्वल टू F air प्लस mx इंटू जी। ओके, इस तरीके से हमें इक्वेशंस फ्री बॉडी डायग्राम के से हम इस तरह के इक्वेशंस बना सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉज। फोर्स को बेसिकली हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे ये इक्वेशन अगर 1 है और इक्वेशन 2 है तो इनको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं इस mx को वहाँ पे भेज देता हूँ, देयरफॉर ax इज इक्वल टू F एयर अपॉन mx, ये डिवाइड हो जाएगा, इसको भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा g, एंड सिमिलरली ay इज इक्वल टू F एयर अपॉन my प्लस g। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल गए। अब इन दोनों का हम रेशो लेते हैं, टेकिंग रेशो, देयरफॉर ax अपॉन ay इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वहाँ पे सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब क्या करना है, इन दोनों का रेशो लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये my ऊपर आ जाएगा और F एयर प्लस g। ओके, ठीक है, चलो एक उसको करके ही देखते हैं यहाँ पे।
एक बार पहले भी हमने ऐसा एग्जांपल सॉल्व किया, कुछ करना नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एफ एयर अपॉन एम एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय एफ एयर प्लस जी अपॉन एम वाई। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो देयरफॉर ओके, देयरफॉर थोड़ा सा मैं वीविंग एंगल हाँ बदल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ए एक्स अपॉन ए वाई इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एफ एयर प्लस जी इंटू एम एक्स अपॉन एम एक्स डिवाइडेड बाय, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा एफ एयर प्लस जी एम वाई अपॉन एम वाई। और मैं वही टर्म की बात कर रहा था, मैं वही टर्म डायरेक्टली लिखने वाला था जो अभी लिखने वाला हूँ, तो मैं इसको हम ऐसे ऊपर लेके आएंगे जैसे दैट इज़ बेसिक मैथमेटिकल मेथड। जो अलजेब्रा में हम जब वो जो करते रहते हैं हमेशा, उसी की तरह हम यहाँ पे भी वो जो स्टेप है उसको ऐसे ऊपर जाके इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये एम वाई ऊपर आ जाएगा, तो फिर एम वाई इंटू एफ एर प्लस एम एक्स जी डिवाइडेड बाय, वैसे ही इसके साथ कौन आ जाएगा, ये एम एक्स के साथ आ जाएगा एफ एर प्लस एम वाई इंटू जी, ये टर्म आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम एम वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एम वाई एफ एर प्लस एम एक्स एम वाई इंटू जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एम एक्स एफ एर प्लस एम एक्स एम वाई इंटू जी। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये भी पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसमें भी एफ एर कांस्टेंट है, एफ एर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स अपॉन ए वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वाई अपॉन एम एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जितना यहाँ पे देखो यहाँ पे अब हमें जो दिया है उस कंडीशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट एम एक्स इज ग्रेटर दैन एम वाई, तो एम एक्स बड़ा है, एम वाई छोटा है। ओके, तो एम एक्स अगर बड़ा है, एम वाई अगर छोटा है, तो ये जो इन दोनों का रेशो है वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो अगर एम एक्स बड़ा है तो एक्स, उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ए एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एक्स, जितना बड़ा मास होगा उतना उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और ये हमें दिया है कि एम एक्स छोटा है, सॉरी एम एक्स बड़ा है देन एज कंपेयर टू एम वाई। तो यहाँ पे देयरफॉर ए एक्स इज लेस देन ए वाई, क्योंकि एम एक्स बड़ा था तो उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन छोटा है। और ये चीज़ें हम बार बार डिस्कशन में भी हमने मतलब मैंने जब भी हम डिस्कस करते थे थ्योरी, तब भी मैंने आपको ये समझाया कि जो बड़ी वाली जो ऑब्जेक्ट होती है जिसका मास ज़्यादा होता है उसके ऊपर एक्सेलरेशन हमेशा कम लगता है, तो इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कभी कभी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टिव फोर्स वगैरह पिक्चर में आ जाता है, इसलिए हमें उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन किसका बड़ा है, फिर किसके ऊपर ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, ए वाई, मतलब वाई के ऊपर, वाई ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कौन सी जो बॉडी है आउट ऑफ एक्स एंड वाई जो ज़्यादा हाइट अचीव करेगी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अब न्यूटन सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का सहारा लेंगे फॉर एस एक्स एंड एस वाई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई। सो क्या होता है फॉर्मूला, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यहाँ पे भी यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए की जगह कौन लेगा, यहाँ पे ए की जगह कौन लेगा, यहाँ पे ए की जगह ये जी लेगा, या फिर हाँ ए की जगह यहाँ पे क्या लेगा, जी लेगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा। चलो मैं ठीक है उसको ए या जी से रिप्लेस नहीं करता, उसको वैसे ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, बिकॉज हमारा जो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं। ये हमने
मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन को काफ़ी बार उसको हम मॉडिफाई कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वगैरह, रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह। ओके, सो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम Sx का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्सेलरेशन है Ax और इसका है Ay, तो अब देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन बड़ा है, Ax बड़ा है कि Ay बड़ा है? तो Ay बड़ा है। तो Ay अगर बड़ा है तो यहाँ पे अगर उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट टर्म में से अगर हम बड़ा नंबर माइनस कर देते हैं तो आंसर छोटा आएगा, और अगर छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, छोटा हम कैसे हमें पता चला कि Ax छोटा है, तो यहाँ से पता चला, तो आंसर बड़ा आएगा। देयरफॉर इस तरीके से हम किस कंक्लूजन पर फिर पहुंच जाते हैं, X रीचेस मैक्सिमम हाइट देन Y। ओके, X reaches maximum height than Y. Next is a lift is going up with an uniform velocity. When brakes applied, it slows down. A person in that lift experience, एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक लिफ्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं, चलो ये लिफ्ट है जो पहले इनिशियल कंडीशन उसकी क्या है कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियली उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो नाउ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट स्लोज डाउन। अगर हमने ब्रेक्स अप्लाई कर लिए सपोज उस लिफ्ट के, तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो अ पर्सन इन दैट लिफ्ट एक्सपीरियंसेस विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम एक पर्सन यहाँ पे लिफ्ट में ले लेते हैं। ये सपोज वो पर्सन है जो लिफ्ट में खड़ा है यहाँ पे। ओके, अब इसके ऊपर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर उसकी नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है। ओके, और नीचे उसका वेट काम कर रहा है, दैट इज mg। इनिशियली क्या है, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, अब अच्छी तरह से सुनो, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए तो उसमें उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 0 नहीं हुई, कम हो गई, स्लोज डाउन। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो उस ऑब्जेक्ट में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा फिर, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। तो उसके अपोजिट क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। यानी कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, नीचे। वो ऊपर जा रही है लेकिन उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब स्पीड कम होता है तो रिटार्डेशन, जब स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन। तो कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। ओके, अब यहाँ पे ये कौन सी फ्रेम में है, ये जो इंसान है यहाँ पे, ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इनिशियली वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, कब तक, जब तक लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही थी। लेकिन जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई किए और लिफ्ट स्लो डाउन होना शुरू हो गई, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया, बिकॉज नाउ लिफ्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, आइदर इट इज पॉजिटिव और आइदर इट इज निगेटिव। इन केस ऑफ इट इज निगेटिव, नीचे की तरफ इसलिए मैंने लिया है, ऊपर की तरफ लेता तो मुझे माइनस निगेटिव कहना पड़ता, माइनस और निगेटिव सेम होता है, -a कहना पड़ता, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो उसमें रिटार्डेशन आ गया। तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। साइन की भाषा समझो, साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सीडो फोर्स इमेजिन करना पड़ता है, और वो जो सीडो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, दैट इज ma, मास इंटू एक्सेलरेशन को हम फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आप इक्वेशंस लगा सकते हो, क्या, न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करो, F इज इक्वल टू ma, कितने फोर्स काम कर रहे हैं, mg एंड n, सो n माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट, ma, सो n इज इक्वल टू mg प्लस ma, सो n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। तो इस केस में भी क्या होगा, वो जो पर्सन वहाँ पे होगा, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे, हाँ
न्यूटन सेकंड लॉ हमें यहाँ पे लगाना है, तो देखो n प्लस एम ए आ जाएगा एक्चुअली, n प्लस एम ए, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो m प्लस एन ए इज इक्वल टू उस इंसान का वेट क्या आ जाएगा mg। यहाँ देखो गलत थोड़ी सी फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसका जो इक्वेशन है थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, और ये उसके अपोजिट है तो इक्वल टू, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट g माइनस a। सो यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या, इस केस में वो जो पर्सन है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा कि उसका वेट जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, लेस वेट। नेक्स्ट इज अ ब्लॉक कैन स्लाइड डाउन, a block can slide down and smooth inclined plane of inclination theta kept on a floor of a lift. When the lift is descending with retardation a, the acceleration of the block relative to inclined is। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लो पहले। क्या है कि एक लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट के ही हम ज़्यादातर एग्जाम्पल देखेंगे। तो लिफ्ट है और लिफ्ट में एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है, इंक्लाइंड सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन रखा है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कुछ इस तरीके का प्लेन है सर। इंक्लाइन का मतलब पता है ना सबको, इंक्लाइन विथ सर्टन एंगल थीटा। उसने लिफ्ट के सरफेस के साथ कितना एंगल ट्रेस किया है, थीटा। ओके, केप्ट ऑन द फ्लोर, और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास सपोज जो भी है m। अब क्या हो रहा है कि व्हेन लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ रिटार्डेशन a, अब लिफ्ट नीचे जा रही है। अगेन वही कंसेप्ट, रिटार्डेशन a, मतलब रिटार्डेशन मीन्स व्हाट, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। साइन कन्वेंशन, इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। देन द ब्लॉक रिलेटिव टू इंक्लाइन इज, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू इंक्लाइन इज, तो उसका एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो चलो फिर इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये ब्लॉक है, उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा हमेशा की तरह, दैट इज mg। ओके, अब यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन जो है, उसका एक्सेलरेशन भी कहाँ पे काम करेगा इस केस में। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है, सब कुछ नॉन इनर्शियल। इसका मतलब हमें फिर से यहाँ पे स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा, और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स भी इसके ऊपर नीचे काम करेगा, और वो स्यूडो फोर्स हमेशा होता है ma, यही वाला m है वो ma, स्यूडो फोर्स। ओके, स्यूडो फोर्स। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम कर रही है इस पे, इस ब्लॉक पे, वो नीचे की तरफ काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वो नीचे की तरफ काम कर रही है। अब यहाँ पे इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नीचे की तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन वो इस तरफ वो एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम उसकी बनाएंगे तो देखो क्या होगा कि अगर हम इस एक्सेलरेशन को, मास को थोड़ी देर दूर रखते, इस एक्सेलरेशन को जो कि a और g है, इसको अगर हम, ये टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया नीचे, a प्लस जी, टोटल एक्सेलरेशन नीचे क्या हो गया, a प्लस जी हो गया। तो इस केस में अभी इसको अगर हम बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट ये आएगा इस तरफ, और दूसरा कंपोनेंट उसको पैरेलल होगा इस तरफ। ओके, अब यहाँ पे जो थीटा होगा, कौन सा जो कंपोनेंट है वो हमें थीटा लेना है। तो यहाँ पे ये जो एंगल दिया है थीटा, यही एंगल इसका भी होगा। ये देखो किसका, ये वाला एंगल भी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा ही होगा। देखो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। देखो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक में यानी ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ओके,
तो फिर थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बन गया a प्लस जी कॉस थीटा। तो फिर ये क्या बनेगा, a प्लस जी साइन थीटा। तो इस एक्सेलरेशन के साथ वो जो ब्लॉक है उस इंक्लाइन सरफेस से जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है फिर, ऑप्शन नंबर 4, g प्लस ए और a प्लस बी साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट इज 2 bodies of mass 4 and 6 kg are attached to the end of the string passing over a pulley। ये सब डायग्राम में दिया है, डायग्राम भी दी है ओके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 मासेस है जो उस पुली के ऊपर से उनको क्या किया है, अटैच किया है बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग। और उसमें ये जो 4 kg मास है उसको एक टेबल के साथ फिक्स्ड किया है, रिजिड सपोर्ट के साथ उसको फिक्स किया है विथ अनदर स्ट्रिंग। ये अनदर स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है ओके। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T1 इज इक्वल टू, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ओके। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 6 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 6 kg फॉर 6 kg वेट, तो उसका मास किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे 10 ले लेते हैं, चलो 9.8 भी लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं तो हम 9.8 के साथ ही जाएंगे, चलो 9.8 के साथ। सो यहाँ पे ये बन जाएगा 6 × 9.8, जो भी इसका आंसर आएगा बाद में उसको हम देख लेंगे। सो 6 × 9.8। अब इसके अपोजिट जो फोर्स रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन। तो ये है हमें दिया हुआ है T। तो इस हिसाब से T की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, T इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे अभी, हाँ फोर्सेस को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो T इज इक्वल टू mg आ जाएगा, देयरफॉर T इज इक्वल टू 6 × 9.8। सो इट विल बी आई थिंक 58 पॉइंट समथिंग, 58.8 न्यूटन। इतना टेंशन इस स्ट्रिंग के ऊपर रहेगा, मतलब T। अब ये जो टेंशन T है उतना ही टेंशन इसके ऊपर भी रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों है एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच है। लेकिन उनकी डायरेक्शन देखो क्या है, हमने थ्योरी में भी ये पढ़ा है कि ये जो टेंशन है 6 kg मास की वजह से जो टेंशन लगता है 4 kg के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन ये होती है। सिमिलरली न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये 4 kg भी उतना ही टेंशन क्या होगा उसके स्ट्रिंग के थ्रू 6 kg के ऊपर लगेगा। तो ये हमें ये T और ये T दोनों क्या है, सेम है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो हमें ये T1 निकालना है। अब चलो दूसरे केस में फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं 4 kg के लिए। सो 4 kg के ऊपर कौन सा टेंशन काम कर रहा है, T, और नीचे क्या है, नीचे 2 चीज़ें काम कर रही है। एक टेंशन T1 भी काम कर रहा है नीचे ओके, और दूसरा उसका मास यानी सॉरी दूसरा उसका वेट भी काम कर रहा है, दैट इज 4 × 9.8। ये दोनों काम कर रहे हैं। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन क्या बनेगा, T इज इक्वल टू, इनको इक्वेट करो, ऊपर वाले LHS को नीचे वाले RHS को। तो T1 प्लस 4 × 9.8, इसका क्या आंसर आएगा, 39.2। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T माइनस 39.2, और T की वैल्यू तो हमें पता है। सो T1 इज इक्वल टू 58.8 माइनस 39.2। तो ये बन जाएगा, कितना आएगा ये आंसर फिर, ये आएगा नियर अबाउट, ये 39.2 बराबर है ना। सो लेट्स चेक इट। ओके ठीक है, तो इनकी सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगी फिर, द आंसर इज हाँ T1 इज इक्वल टू 6 सॉरी 19.6 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन वही ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर आप बुक में देख लो, ऑप्शन नंबर वो है, मैं भी बुक में एक बार देख लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है 9.6 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट टेंशन।